हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। डिजी क्लास में बेटा आप सबका दोबारा स्वागत है। और नए सेशन के साथ बेटा हम लोग फ्रेशली नए लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं और हम बोल सकते हैं एएमई बोर्ड्स के लिए भी ये लेक्चर्स वैलिड होंगे। तो बेटा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा कंटेंट आपको डिजी क्लासेस में देखने को मिलेगा और आप डिजी क्लासेस तक कैसे पहुंचेंगे मैं इस लेक्चर में आपको वो सब भी बताऊंगा। और आपके लिए मैं एक चैप्टर बना के लेके आया हूं जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। जो बच्चे 10th क्लास में आए हैं, जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चैप्टर के बारे में शायद ना पता हो, और कुछ बच्चे हैं जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। आई होप बेटा उनको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो डिजी क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेटा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि बेटा एकेडमिक्स सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराता है जिसमें। और एएमयू को तो आप लोग जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी कुछ टाइम पहले एंट्रेंस इसका हुआ था और इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो बेटा बहुत अच्छे सिलेक्शंस रेट हम लोगों ने दिए हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा आज तो खैर मैं आपको ये लेक्चर जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये चैप्टर 1 जो है फिजिक्स का, बेटा उसको आज मैं पढ़ाऊंगा। तो बेटा मैं आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं बेटा। मैंने बेटा बीटेक करा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद बेटा मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ एंड नाउ आई एम एनरोल्ड इन पीएचडी इन थर्मल इंजीनियरिंग। तो बेटा आप लोगों को बेटा जो टीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे सब वेल क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे बेटा। और बीटेक में बेटा मेरा जो सफर था कोचिंग का, बीटेक में स्टार्ट हुआ था, तो आई हैव अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस। मैं 11 12 भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपर्टीज है वो फाउंडेशन क्लासेस को लेकर ज्यादा है। ठीक है, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ 2026। और जो भी कमिंग जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे उसकी हम बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो साइंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है 10th क्लास का, यानी कि बोर्ड का जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। तो बेटा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, एक होता है इंटरनल सेक्शन, एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन के अंदर 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। इंटरनल सेक्शन में क्या होता है, जो आपके टीचर्स जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, आपकी जो टोटल इंटरनल परफॉर्मेंस है उसके बेस पर आपको ये मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, जिसमें आपको असाइनमेंट सबमिट भी करना हो सकता है, जिसमें आपको कुछ सेशनल्स भी देने हो सकते हैं जो टेस्ट टाइप का होता है। ठीक है, कुछ क्विजेस हो सकते हैं, एमसीक्यू जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, उस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, आपका ओरल वाइवा भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनल मार्क्स में एक चीज और होती है, जैसे कि मान लो आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, वो टीचर के ऊपर होता है, इंटरनल मार्क्स होता है, लेकिन टीचर देख रहा है कि आपकी इंटरनल परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द क्लास अगर हेल्दी है तो टीचर सोचता है कि यार ये बच्चा, चलो इसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसको मैं मतलब अच्छे मार्क्स अलॉट कर देता हूं। मतलब मोस्टली 20 में से 19, 18, 17 इस तरीके के मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन मार्क्स कम भी मिलते हैं अगर आपका क्लास के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप नॉन सिंसियर हो, आपकी अटेंडेंस अच्छी नहीं है क्लास के अंदर, तो टीचर इसके बिहाफ पे आपको मार्क्स कम देता है। तो याद रखना कि अगर आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर असाइनमेंट आपने प्रॉपर्ली जमा नहीं करा है, इन केस कह रहा हूं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्लास में आप जवाब देते हो, क्लास में आप अवेलेबल रहते हो, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो टीचर इसके अकॉर्डिंग भी दे सकता है आपको मार्क्स। तो इंटरनल 20 मार्क्स होते हैं जो कि आपके स्कूल के हाथ में होते हैं, और उसके बाद जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो होता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक एग्जाम होता है, वो आप लोगों को सबको पता होगा, जिसमें से आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने को मिलेंगे, जिसमें से फिजिक्स 25 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आती है, और 30 मार्क्स की आपकी क्या आती है, बायोलॉजी आता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सीबीएसई, जो आपका 10th बोर्ड होता है, कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। अब इसमें से बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो आगे जर्नी होगी, हम जब हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो डेफिनेटली आई विल आल्सो टेल कि कितना आपका इसमें थ्योरेटिकल आता है, कितना इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। अब देखिए, जाहिर है आप 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्लास 10 कंप्लीट कर चुके होंगे, क्लास 10 यू हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें क्लास 9th में आपने जो क्लास 9th आपने कंप्लीट कर ली है, जो क्लास 9th में आपने कितने चैप्टर्स पढ़े, टोटल 5 चैप्टर्स पढ़े हैं। और बेटा 9th क्लास इज टफ,
देन 10th क्लास। अगर हम 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास थोड़ी आसान है, वो क्यों है आपको अभी पता लग जाएगा आसान क्यों है ये। देखो बेटा, ये जो मोशन चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, मतलब इसमें थ्योरेटिकल चीजें कम होती हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, बॉडी ऑफ मास 50 kg इज मूविंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड, तो इसमें न्यूमेरिकल का आपका कमांड होना चाहिए, देन यू आर एबल टू डू क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये भी आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। वर्क एंड एनर्जी भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। साउंड भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल बोल सकते हैं। ये शुरू के जो 4 चैप्टर से बड़े ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसीलिए बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है। जहां पर न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो जाता है वहां बच्चों को फोबिया होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स को अगर हम देखें, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें थ्योरी का नहीं आता कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, इस तरीके की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करवाएगा, न्यूमेरिकल करवाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें जो शुरू के 4 चैप्टर्स है वो स्पेशली ओरिएंटेड है न्यूमेरिकल्स पर। ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी नहीं होगी, होगी, लेकिन 10%, 5%, 15% थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। तो 9th क्लास आपकी थोड़ी सी टफ होती है। बात करें 10th क्लास की, जो पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइट चैप्टर जो बेटा ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, इसमें थ्योरी भी होती है। इसमें मान के चलो कि 30% 30 to 40% थ्योरी आपकी पूछी जाएगी बोर्ड के अंदर। ह्यूमन आई आपका हो गया, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपका चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। देखो मैंने न्यूमेरिकल लिखा है ना, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है मतलब इसमें ये मोर ओरिएंटेड है टुवर्ड्स न्यूमेरिकल। इसका हर केस मतलब ये नहीं है कि इसमें थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी भी होगी, लेकिन आपको न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। इलेक्ट्रिसिटी में आपकी न्यूमेरिकल होते हैं प्लस थ्योरी भी होती है, मतलब ये थ्योरी भी होती है, मतलब 40% 30% आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्लास 10 की फिजिक्स है इसमें थ्योरी भी आ रही है, तो ये आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग चीज है। ऐसा होता है कि देखो बेटा कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल पार्ट वीक होता है, तो 9th में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। इन केस ऑफ फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास का जो सिलेबस है इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, और क्या कराना है, किस तरीके के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, वो आप बस अपने इस तलहा सर पे छोड़ दीजिए। आपको बिल्कुल भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी मटेरियल आपको हम रिकमेंड करेंगे आपको सिर्फ उतना देखना है। आपको मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा कुछ मटेरियल टेलीग्राम से, जो चोर बाजार होता है, कि थोड़ा मटेरियल यहां से लेके आ जाए, थोड़ा मटेरियल यहां से ले लें, थोड़ा मटेरियल यहां से ले लें, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मटेरियल बेटा आपको इनफाइनाइट अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपको इनफाइनाइट मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन the material which is beneficial for you is only provided by your supervisors, your guider, your mentor, जो कि हम लोग बेटा पूरी अपनी मेहनत से पूरा कोर्स डिजाइन करते हैं, और हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, उसको फिर मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो बेटा आपको बेटा कोई भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली जस्ट फोकस ऑन डीजे क्लासेस, जो कि बहुत अफोर्डेबल है बेटा। आप लोग अगर इसकी फीस सुनोगे ना तो आपको सोचोगे इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। इसकी हम पूरी तैयारी हम करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए के अंदर, 3000 रुपीज ओनली। 1 ईयर का आपका जो पूरा मिलेगा कोर्स, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर एकदम आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आपके डाउट सेशंस अलग होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीपीटीज मिलेंगी यानी कि पीडीएफ जो नोट्स होते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको तमाम को आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है सब चीजों को लेकर। तो 3000 में आपको यू गॉट फुल पैकेज। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बेटा कोई स्किप कुछ नहीं करना है, हम हर चीज कवर करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। जो आप 9th क्लास से पढ़ोगे ना सेम चीज आपकी रिपीट होगी 11th क्लास में इन अ मच एडवांस लेवल। क्लास 10th की चीज जो भी चीज आप पढ़ोगे बेटा ये 12th क्लास में रिपीट होगी। चलो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पर्टिकुलर चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी चैप्टर है प्लस इजी चैप्टर है। अगर आप स्टार्टिंग से अपने बेस क्लियर रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, तो यू विल नॉट स्टक इन एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस चीज का। आप हमारे लेक्चर्स देख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ना हो आप देख लेना,
ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी तलहा सर से जो बच्चा पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा हो, जिस जो तलहा सर की स्टार्टिंग से क्लास करी हो, पूरा बेसिक चीजें करी हो, जो सर ने कॉन्सेप्ट कराए क्लास में, जो न्यूमेरिकल्स कराए, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी कराए कि जिसमें मिस्टेक हो सकती है, आप लोग वो पूरी जर्नी कवर कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब आप 95% तो पूरा कर लोगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आपको ये जो पहला चैप्टर है इसी स्टार्टिंग से आपको देखना है अच्छी तरीके से। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जो क्लास 10 के जो चैप्टर, क्लास 9 के जो चैप्टर है बेटा, वो लिंक्ड है एक दूसरे से। आपका मोशन अच्छे से कवर नहीं होगा, मोशन अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपके ये दोनों चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको ग्रेविटेशन समझ में नहीं आएगा। आपके ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपको वर्क एंड एनर्जी समझ में नहीं आएगा। आपको ये सब क्लियर नहीं होगा, आपको साउंड समझ में नहीं आएगा। तो इसमें इंटरलिंक थे, लेकिन व्हाट इज स्पेशल अबाउट 10 क्लास की बेटा, ये सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं। लाइट चैप्टर बेटा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है इन बाकी 3 चैप्टर से। ह्यूमन आई टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी, बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलग चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल अलग चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिंक नहीं है, आप कोई सा भी चैप्टर पहले उठा सकते हो, लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ उसमें करो, वो ज्यादा बेटर है आपको, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे मैं आपको बता दूं कि टॉपिक टू बी कवर्ड में क्या है कि फंडामेंटल्स ऑफ लाइट, की लाइट के फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक क्या है, किस पे लाइट, मतलब लाइट पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, व्हाट वी हैव टू नो अबाउट, जिसको हम प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम लोग आपके लिए और लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में और लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लाइट चैप्टर। डेफिनेशन देखते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स क्लियरली। कहने का मतलब यह है बेटा, लाइट एक तरीके की एनर्जी है। एनर्जी बेटा क्या है, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। एनर्जी और कौन कौन सी होती है, हीट भी एक तरीके की एनर्जी है, वर्क भी एक तरीके की एनर्जी है, साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है। तो बेटा लाइट एक इस तरीके की एनर्जी है, उस काइंड की एनर्जी है जिसकी वजह से, जिसके वजूद की वजह से, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। अगर ये एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर, इस सराउंडिंग के अंदर अगर अवेलेबल नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर, इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो लाइट एक उस तरीके की एनर्जी है, लाइट एक ऐसी फॉर्म की एनर्जी है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको इस पर्टिकुलर वर्ल्ड को देखने की इजाजत देती है, अलाउ अस टू सी थिंग्स क्लियरली, ठीक है। इट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, हम देख पाते हैं। लाइट अगर नहीं होगी, वी आर नॉट एबल टू, या वी विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अगर आप लाइट्स ऑफ कर दो इस पर्टिकुलर कमरे की, पूरी डिम लाइट कर दो, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये स्क्रीन जो लगी हुई है, ये जो हमारा जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, सामने जो सेटअप रखा हुआ है, हमको कुछ नजर नहीं आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो जहां लाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, एट दैट पर्टिकुलर जोन यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली, ठीक है। सेंसेशन ऑफ विजन नहीं काम करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि लाइट हैज डुअल नेचर्स। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को नहीं पता होता है कि लाइट बेटा दोनों नेचर शो करता है, कि लाइट पार्टिकल की बनी हुई है और लाइट वेव की भी बनी हुई है। अब ये क्या होता है अभी बताएंगे आगे लेक्चर्स में। इट शोज डुअल बिहेवियर, यानी कि पार्टिकल्स एंड वेव नेचर। याद रखना, क्वेश्चन में अक्सर एमसीक्यू में आता है कि लाइट शोज, ऑप्शंस पर दिया होगा वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, और डी होगा नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही कॉमन और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद रखना, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बेटा हम अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, हम वेव नेचर के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो बच्चा समझता है कि लाइट हैज ओनली सिंगल बिहेवियर, दैट इज पार्टिकल बिहेवियर। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला बिल्कुल रॉन्ग है। याद रखना, लाइट का डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, यानी कि लाइट पार्टिकल की बनी होती है और वेव की बनी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये, पार्टिकल नेचर को अगर आप स्टडी करोगे, लाइट को, लाइट की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम वेव नेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बेटा ये है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर काम कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं वो वेव नेचर पर काम कर रहे हैं। आप 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे एक अलग से, जिसको हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स यानी कि हम लाइट की स्टडी करेंगे ऑन बेसिस ऑफ वेव नेचर। पार्टिकल नेचर की अलग चैप्टर होगा, ठीक है, पार्टिकल नेचर का अलग होगा। तो याद रखना कि लाइट के दोनों बिहेवियर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर।
हम अपने कोर्स में क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, दो तरीके की वेव्स होती है मेरे बच्चों, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। दो तरीके की वेव्स होती हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। देखो बच्चों, नॉन मैकेनिकल वेव्स बेटा वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल मतलब प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडियम किसको बोलते हैं, हर बच्चा जानता होगा, आपने 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास हर जगह पढ़ा होगा व्हाट इज मीडियम। ठीक है, ये जो स्पेस है, ये पर्टिकुलर सराउंडिंग है जहां हम लोग रह रहे हैं, यहाँ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर नॉट एबल टू सी विद योर अनएडेड आईज। आप अपनी नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते, नेकेड आईज से इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यही पार्टिकल्स को क्या बना रहे हैं, सराउंडिंग को मीडियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मीडियम बना रहे हैं। अगर मैं इन पार्टिकल्स को बाहर निकाल दूं, कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दूं, कंप्लीटली इसमें जितने पार्टिकल्स है इस कमरे के सब बाहर निकाल दूं, तो इस पर्टिकुलर स्पेस को हम बोलेंगे वैक्यूम। क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वैक्यूम किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मैंने क्या बताया, वेव दो तरीके की होती है, मैकेनिकल वेव होती है और नॉन मैकेनिकल वेव होती है। अब बेटा मैकेनिकल वेव बेटा वो वेव्स होती हैं, वो एनर्जीज होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होने चाहिए। लेकिन लाइट आपकी क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या बेटा आपकी नॉन मैकेनिकल वेव है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, यानी कि अगर पार्टिकल नहीं भी होंगे ना तो भी लाइट ट्रैवल कर जाएगी, पार्टिकल होंगे तो वो करेगी। आप लेजर लाइट लेकर आए, आप टॉर्च लेकर आए, टॉर्च को इस तरीके से आप स्प्लैश करेंगे, इस तरीके से ऑन करेंगे, किसी के सामने किसी के चेहरे पे मारेंगे, तो आपको एक बीम ऑफ लाइट नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइट इस पर्टिकुलर मीडियम जहां आप रहते हैं वहां भी ट्रैवल कर सकती है पार्टिकल्स से। और यही आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप इस रूम में से सारे पार्टिकल्स को रिमूव कर दें, तो ये मीडियम, ये जो आपका जोन है क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। आप सेम एक्सपेरिमेंट एक टॉर्च या लेजर लाइट लेंगे, आप इसको आप ऑन करेंगे तो डेफिनेटली बेटा उस टाइम भी ये प्रोपोगेट ट्रैवल कर जाएगी। तो आपकी लाइट क्या बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल कौन सी वाली, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, एक चैप्टर अलग से, ये वेव कितनी तरीके की होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ठीक है, ये सब चीजें आपको बताऊंगा आगे में। लेकिन जितनी आपको जरूरत है वो आपको बता रहा हूं कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, साथ के साथ ट्रांसवर्स वेव है, बेटा ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव्स होती हैं। अब देखो वेव क्या करेगी, ट्रैवल, लाइट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी ना, लाइट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। लाइट इस तरीके से ट्रैवल करेगी। लेट अस सपोज मानते हैं लाइट हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लाइट हमारी लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है, लेफ्ट टू राइट। मान लो देखो जहां लाइट रे ट्रेवल कर रही है वो एक मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स है। अमूमन हम जनरली एक्सपेरिमेंट करेंगे वो वहीं तो करेंगे जहां आप लोग रहते हो, तो वहां पार्टिकल्स होते हैं ना, वहां पार्टिकल्स होते हैं। तो बेटा ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं, मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। अभी हमने नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ा, अब हम बताएंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। कि वेव आपकी लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं कि पार्टिकल हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन में इस वेव के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऑसिलेटिंग, पार्टिकल वाइब्रेटिंग, पार्टिकल ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ऐसी वेव जिसके पार्टिकल्स उस वेव के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे ऑसिलेट करें, ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अच्छी बात है। अगर पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, यानी कि आपकी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, वेव आपकी इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, और पार्टिकल्स जो है बेटा ये भी वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, टू एंड फ्रो करें, वाइब्रेट करें, ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो डेफिनेशन ऑफ आपको सब बताई जाएगी कि व्हेन द पार्टिकल प्रोपोगेट या व्हेन द पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, दैट वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव।
ठीक है, तो बेटा हमने क्या बताया कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर्स वेव है। कौन सी है? ट्रांसफर्स वेव है। दिस इज द रीजन वाई लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इस यही एक रीजन है कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसकी वजह से लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट मोहताज नहीं है कि आपकी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स हो। अगर उस मीडियम में से मैं सारे पार्टिकल्स भी निकाल दूं, उसको मैं वैक्यूम बना दूं, देन एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। चलिए अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे कि भैया लाइट किन प्रॉपर्टीज से गवर्न करती है, ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है। लाइट किसकी बनी होती है, ये सब हम देखने वाले हैं। लाइट किस चीज की बनी हुई होती है। मैंने आपको क्या बताया कि लाइट पार्टिकल की बनी होती है। लाइट को वेव नेचर भी बोला जाता है कि भैया लाइट की हम दो अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। वेव नेचर की भी स्टडी कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर की भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, हम पार्टिकल नेचर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में पार्टिकल नेचर है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अब किन पार्टिकल्स की बनी होती है वो सब हम इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एक थोड़ा सा पॉज लूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा कि बेटा आपको जिस तरीके से मेरे से पढ़ना है, मेरे को क्या बेटा आपको कंटेंट डिलीवर करना है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं जो आपके बोर्ड में आने वाली हैं, उसको किस तरीके से डिलीवर करना है कि सर डाउट सेशन मतलब कल ले लीजिए। आप जब भी आप आपस में ग्रुप बना लिया करो, व्हाट्सएप बना लेना, और उसके बाद कोई भी जो डाउट वगैरह हो तो सर को किसी पर्टिकुलर दिन को सर को तैयार करते हैं कि सर इस दिन को हमारे डाउट सेशन रख लिए, तो सर को बड़ी हैप्पीनेस होगी, बड़े खुश होंगे आपके साथ। तो ये इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है, ठीक है? तो आप बी फ्री, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर वाली, फ्रेंडली जोन वाली क्लास लेके चलना है। कोई सीरियसनेस नहीं, आपको जो दिल करे वो सवाल पूछ ले, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। आप हमारे जो पास बच्चे रहे आप उनसे पूछ सकते हो कि जो बच्चों ने जो क्वेश्चंस पर्सनली पूछे या मतलब लाइव में पूछे, लाइव डिस्कशन में, या पर्सनली व्हाट्सएप कॉल से पूछे, सर ने कितनी इनकी हेल्प करी है, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन किसी जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता, वो अगर तफरीक वाले सवाल करता है, उसके साथ मैंने क्या करा है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को देखते हैं। Light has a property of particle. These particles are known as photons. These particles are known as photons. मैंने आपको क्या बताया? अब हम पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे ज्यादातर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्राइट लाइट हैज मोर फोटोन्स। अब देखो ब्राइट लाइट होगी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब लाइट जहां से आ रही है वो जो पर्टिकुलर सोर्स है वहां पर लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो लाइट एनर्जी ज्यादा है, लाइट एनर्जी ज्यादा है तो वहां पर लाइट के पार्टिकल ज्यादा होंगे। ऑब्वियस वाली बात है ना कि देखो एक बल्ब है कि भैया वो बहुत डिम चल रहा है, तो वो जाहिर है वो लेस फोटोन पार्टिकल इमिट कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, निकाल रहा होगा। एक आपका बल्ब है जो कि ज्यादा वॉट का है, ज्यादा पावर का है, वो बहुत ही ब्राइट लाइट को मतलब इमिट कर रहा है, निकाल रहा है, भेज रहा है आपकी तरफ। तो डेफिनेटली कि वहां से नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स बहुत सारे निकलने होंगे। नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स ज्यादा आपकी आईज में एंटर कर रहे होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल आपकी आईज के अंदर एंटर्स कर रहे होंगे। फोटोन पार्टिकल्स क्या है बेटा? एक लाइट एनर्जी पार्टिकल्स है। लाइट एनर्जी पार्टिकल्स आपके अंदर जाते हैं, वो आपके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो उनको सेंस करते हैं। वो आपको सब बताऊंगा, रेटिना वेटिना मतलब जो आपके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है न्यूरॉन सिग्नल्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, वो हम सब आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। क्या प्रोसेस होती है, कैसे आपको चीजें दिखाई देती हैं। चलो चलो चलो, इतना सन्नाटा क्यों है? सेकंड पॉइंट क्या है? ब्राइट लाइट हैज मोर फोटोन्स व्हाइल डिम लाइट। अभी मैंने बताया कि ब्राइट लाइट के अंदर ज्यादा फोटोन्स होंगे, व्हाइल डिम लाइट हैज फ्यूअर या लेसर फोटोन्स पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट 30 करोड़ पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट पार्टिकल्स की बनी है ना, पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करेंगे, जाहिर है वहां से बल्ब जल रहा है तो फोटोन पार्टिकल ट्रैवल होकर आपकी इस वॉल पे गिरेंगे। जैसे मतलब फोटोन पार्टिकल इस वॉल पे गिरेंगे तो ये वॉल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ये ब्राइट हो जाएगी। जितने ज्यादा ना फोटोन पार्टिकल्स इस वॉल पे गिरेंगे उतनी ही ब्राइट आपको ये वॉल नजर आएगी। अभी फोटोन पार्टिकल जिस पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, फोटोन पार्टिकल्स मान लो ये फोटोन पार्टिकल है, ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर ये फोटोन पार्टिकल किसमें? वैक्यूम के अंदर फोटोन पार्टिकल बोल लो या लाइट एनर्जी पार्टिकल बोल लो,
टॉर्च से निकल रहा है या बल्ब से निकल रहा है, मान लो जिस पर्टिकुलर स्पेस में वो ट्रैवल कर रहा है वो वैक्यूम है, अब ये कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा? 30 करोड़ पर सेकंड, 30 करोड़ पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट है, या आपका ऐसा यूनिट में गिवन है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, चलो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ये चीज याद होना चाहिए, ये आपको लर्न बाय हार्ट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आपको ये मेंशन होता है, अदरवाइज नहीं मेंशन हो तो यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर 3 × 10⁸ ये मैंने इसमें आ नहीं पाया, ये बेटा ये जो लिखा हुआ वो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कुछ चीजें बेटा ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो ले नहीं पा रहा है, मैंने पीपीटी में तो लगाया था, आई डोंट नो यहाँ आउटपुट क्यों नहीं आया इसका। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर बेटा लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। क्या करेगा? स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। आउटर स्पेस की बात करें, मतलब अगर स्पेस की बात करें जहां पार्टिकल्स नहीं होते, स्पेस में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाद लिथोस्फेयर, बहुत से स्फेयर्स आएंगे, उसके बाद फाइनली एक ऐसा जोन आएगा जहां पार्टिकल्स नहीं होंगे, पार्टिकल लेस जोन होगा, उसको हम स्पेस बोलते हैं, सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में। वहां से जो लाइट फोटोन पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। किस पाथ में ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। लेकिन बेटा अगर फोटोन्स पार्टिकल्स के पास अगर कोई एक मीडियम आ गई, फोटोन्स पार्टिकल, मान लो ये एक बल्ब है, ये फोटोन पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, ये फोटोन्स पार्टिकल इमिट कर रहा है, मान लो ये एक स्पेस है, यहाँ कुछ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अमूमन जहां हम रहते हैं वहां पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब ये फोटोन्स पार्टिकल जाएंगे, कुछ पार्टिकल, ये फोटोन पार्टिकल यहाँ पे हिट करके इधर चले आएगा, कुछ पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे, कुछ कर्वी पाथ में जाएंगे, कुछ रैंडम पाथ में जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि लाइट जो ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट पाथ में करती है इन वैक्यूम। इसको याद करना है आपको, इसको याद करना है। लेकिन लाइट में ट्रैवल में हो सकती है मीडियम के अंदर भी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर, लेकिन अमूमन नहीं होता, अमूमन ये चीज नहीं होती है। चलिए बाद में रिसीव करेंगे कॉल। ठीक है, चलिए, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आपने 9th क्लास में मोशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, या बोल सकते हैं कोई पार्टिकल कर्वी पाथ में मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और कोई पार्टिकल उल्टा सीधा जा रहा है उसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। मोशन से बहुत तरीके के होते हैं। पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, several photos in a single line constitute a light ray। अगर बहुत सारे फोटोज पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं एक पाथ पर तो उसको हम बोलेंगे लाइट रे। इन सबको हटा के हम एक लाइट रे को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइट रे आ रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स रहे होंगे, इधर बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स रहे होंगे। सेवरल लाइट रे फॉर्म्स अ बीम ऑफ लाइट। ऐसे ही बेटा बहुत सारी अगर आप लाइट रेज होंगी, बहुत सारी लाइट रेज होंगी, इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट या बंडल ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बोलेंगे या फिर बंडल ऑफ लाइट बोलेंगे। न्यूमेरिकल्स बेटा मुझ पर छोड़ दो, आपको इतने बेहतरीन और हार्ड मतलब आपको हार्ड नहीं लगेंगे, मतलब और बच्चों को हार्ड लगेंगे जो हमसे नहीं पढ़े। तो आप बेफिक्र हो बेटा, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं तुम लोगों को, तुमको बेटा कहीं कोई नहीं करवाएगा। मैं आपको चीज को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब पर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। बेटा बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके चलेंगे ताकि आपको इजी तो आपको मतलब बिल्कुल हलवा बन जाए। जो आपके बोर्ड में आएगा बेटा वो बिल्कुल हलवा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए लाइव नेक्स्ट है आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले कुछ आपको बता दूं, कुछ टर्म्स हैं, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल। ये क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है, इसको हम बताते हैं वैसे आपको। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, पहले इसको डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट।
कोई चीज भैया, बॉल को आप इस तरीके से फेंको और वो दोबारा आपके पास आ जाए। किसी बॉल को आप दीवार पे हिट करो, वो हिट करने के बाद दोबारा आप ही के पास आएगा, इस तरीके से जो फेंको कैच करो, फेंको कैच करो, इस तरीके से कर रहे हो, तो बाउंसिंग बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल हो गया है। तो हम अगर बात करें कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ओपेक सरफेस, ओपेक पॉलिश सरफेस, यानी कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है, लेट अस सपोज मैं सरफेस कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे कर लूं, या मैं इस तरीके का एक सरफेस ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरीके का एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं बेटा कि बॉल क्या करती है, स्ट्राइक करती है बेटा, बॉल क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो मान लो इस तरीके से हमारी जो फोटोन पार्टिकल्स हैं, फोटोन पार्टिकल ये इस तरीके से यहां पे स्ट्राइक करा, इस पर्टिकुलर सरफेस पे मेरा ये फोटोन पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो बढ़िया बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स होंगे ना, तो ये एक क्या, ये एक लाइट रे कहलाएगी ना, ये लाइट रे क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर सरफेस पे फॉल कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो इस रे को हम बोलेंगे बेटा इंसिडेंट रे, इस रे को बेटा हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे इसको बोला जाएगा, इसको इंसिडेंट रे बोला जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे। अब मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब इस तरीके से लाइट रे बाउंस करती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, ये फोटोन पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसी को हम बाउंसिंग बैक बोलते हैं। ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, मतलब पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो बेटा आपका ये जो ये आपकी रे इस पे क्या हो रही है, ये लाइट रे फॉल कर रही है इस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये क्या है बेटा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नेचुरली या प्रैक्टिकली इसको नेचर में देखा गया है कि लाइट इस पाथ में जा रही है, इस पाथ में जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको हम बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे, इसको बेटा हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये आपका क्या है, एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जो कि पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है, एज वेल एज ओपेक है, एज वेल एज ओपेक। ओपेक सरफेस बेटा वो सरफेस होते हैं जहां से लाइट ट्रांसमिट नहीं करती, जहां से लाइट पार नहीं करती, ट्रांसमिट नहीं करती, ट्रांसमिट नहीं करती, यानी कि लाइट इस तरीके से आएगी, अंदर नहीं जाएगी, लाइट अंदर नहीं जाएगी, सरफेस को चीड़ कर फाड़ कर पेनिट्रेट नहीं करेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो याद रखना, आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे ऑन फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम। मान लो लाइट अगर आपकी कहां से आ रही, एयर से आ रही है, लाइट आपकी एयर से आ रही है और एयर के अंदर ही वापस जा रही है, एयर के अंदर ही वापस जा रही है, तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस जो कि ओपेक होता है, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना, इनटू द सेम मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चों को नहीं पता होता। अगर मीडियम बदल गई वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन। वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। उसको आपको आने वाली क्लासेस में बिल्कुल अच्छे तरीके क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड opaque surface into the same medium, into the same medium is known as reflection of light, reflection of light। ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको तो क्लियर बता दिया, आपको इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता सकता, इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता सकता। ये पॉलिश सरफेस को डिनोट करने का सिंबल होता है। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, अब आपकी ये चीजें बन गई हलवा। इंसिडेंट रे क्या है, द लाइट विच फॉल ऑन द ओपेक सरफेस, द लाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस या ओपेक सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड द रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो इंसिडेंट रे भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड रे भी समझ में आ गया। अब ये किस चिड़िया का नाम है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है बेटा, नॉर्मल बेटा एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल मेरे बच्चों एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है
ऐसी इमेजिनरी लाइन है। अब देखो इस सरफेस को हम ऐसे ड्रॉ तो नहीं करेंगे हमेशा, इसको मैं रब कर देता हूं, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इस सरफेस को बेटा हम इस तरीके से 2 डायमेंशनल व्यू के अंदर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसका ऑलवेज हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1 डायमेंशनल व्यू। इस पर्टिकुलर सरफेस को ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये पॉलिश का सिंबल हो जाएगा, ये पॉलिश का सिंबल हो जाएगा। आपकी रे ऑफ लाइट इस तरीके से फॉल करेगी, इस तरीके से फॉल करेगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल किस चिड़िया का नाम मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करती है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करती है। अब भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करने वाली लाइन तो इनफाइनाइट हो जाएंगी, ऐसे ड्रॉ कर दो ये भी हो जाएगी, ऐसे ड्रॉ कर दो ये भी हो जाएगी, ऐसे कर दो ये भी। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंस्ट्रेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगी लेकिन वो 90 डिग्री पे होगी इस पर्टिकुलर ओपेक सरफेस के। तो आपको सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी, ये आपको सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल एक हाइपोथेटिकल लाइन है, नॉर्मल इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल लाइन व्हिच विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द पॉलिश सरफेस यानी कि 90 डिग्री पर है आपकी नॉर्मल लाइन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या पॉलिश सरफेस है या ओपेक सरफेस है, क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस कितनी तरीके के होते हैं, रिफ्लेक्शन का काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सरफेस। बहुत तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को, लेकिन हम यहां पर जो क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ द सरफेस। सरफेस आपका अगर खुरदरा होगा, रफ होगा, उसका रिफ्लेक्शन जो कहलाएगा वो अलग कुछ कहलाएगा, ठीक है। सरफेस अगर पॉलिश होगा, स्मूथ होगा, एकदम चिकन होगा मक्खन की तरह, वो उस रिफ्लेक्शन को हम अलग बोलेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ दिस सरफेस। अब देखो ये सरफेस आपका क्या एकदम प्लेन है, देखो आपका ये सरफेस क्या बेटा एकदम मक्खन की तरह प्लेन है, एकदम मक्खन की तरह क्या प्लेन है। अब इस पर्टिकुलर सरफेस को देखो, ये थोड़ा खुरदरा है, ये थोड़ा इर्रेगुलर सरफेस, आपका इर्रेगुलर सरफेस है। तो एक्सपेरिमेंट हमने करा कि हमने कुछ पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजी, हमने कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट को भेजा। ये सारी रेस क्या कहलाएंगी, आपकी इंसिडेंट रे कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इंसिडेंट रे कहलाएंगी। तो ये चारों पांचों आपकी जो रेस है बेटा वो इंसिडेंट है। तो ये सब पैरेलल इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ये सरफेस क्या है बेटा, ये प्लेन है, आपका प्लेन सरफेस है, पॉलिश है, ओपेक है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, प्लेन है आपका। ये आपका क्या है, रफ है लेकिन पॉलिश है, ओपेक है, रफ पॉलिश ओपेक। लेकिन वो सरफेस सेकंड वाला क्या है, रफ है। अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि हमने सारी रे ऑफ लाइट पैरेलल भेजी, सारी रे ऑफ लाइट को हमने पैरेलल फॉल करा। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अभी भी क्या है, पैरेलल है, अभी भी आपस में क्या है, पैरेलल है, अभी भी बेटा आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर। ये आपको नजर आ रहा है नहीं, एक सेकंड व्हाइट कलर यूज करते हैं इसके लिए। इसको बोलते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पैकुलर रिफ्लेक्शन। अमूमन बेटा ये वर्ड बच्चों को नहीं पता होता, तो ये कुछ एक डिफरेंट चीज है। ऐसी चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी मेरे लेक्चर्स में आपको। अब बात आती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। अब देखो सरफेस का आपका इर्रेगुलर जिसको हम रफ भी बोल सकते हैं, ओपेक पॉलिश सरफेस है। आपने सेम एक्सपेरिमेंट करा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी, आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे इस ओपेक रफ पॉलिश सरफेस पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब ये सारी रे ऑफ लाइट बेटा क्या हो गई, ये सारी रे ऑफ लाइट क्या हो गई, इनिशियली बेटा दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। ये अभी इनिशियली क्या पैरेलल है, इनिशियली क्या बेटा ये पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम अनपैरेलल या नॉन पैरेलल। समझ में आना चाहिए बस। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बात करें डेफिनेशन की, तो स्पैकुलर रिफ्लेक्शन इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ बंडल ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द स्मूथ पॉलिश रेगुलर सरफेस, ठीक है ना, स्मूथ पॉलिश ओपेक सरफेस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, the reflected ray remain parallel to each other. That kind of reflection is known as स्पैकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आ जाते हैं बात डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं।
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द diffuse surface and after striking that particular diffuse surface या after reflection they become unparalleled to each other. That kind of reflection is known as diffuse reflection. ठीक है, चलो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में था सभी है। अब आ जाते हैं ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत से बच्चों को पता होगा क्योंकि बेटा ये बिल्कुल आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि भैया ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट हो, जिनकी खुद की लाइट हो, अब वो कैसे भी बना रहे हो लाइट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना रहे हो या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना रहे हो, कैसे भी हो, लेकिन खुद की लाइट हो वो उसकी। ये बल्ब है, इसकी खुद की लाइट है। ये ट्यूबलाइट है, इसकी खुद की लाइट है। क्यों खुद की लाइट है? क्यों खुद की लाइट है? क्योंकि बेटा भले ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है लेकिन ये बना तो खुद रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट ही खुद कर रहा है। इसके अंदर जो भी ट्रांसमीटर, जो भी अंदर इसके अंदर कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, ये इसका आपस का मसला है, लेकिन आपको आउटपुट क्या दे रहा है? ये लाइट दे रहा है, खुद की लाइट अपनी इमिट कर रहा है। ये मैं हूं। आप लोग मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्या मैं खुद की लाइट इमिट कर रहा हूं? नो, डेफिनेटली नो यार। मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे मुझे। यू विल नॉट एबल टू सी मी। आप मुझको नहीं देख पाओगे क्योंकि मेरी खुद की लाइट नहीं है। अगर मेरी खुद की लाइट होती है, मेरे अंदर रेडिएंट्स लगे होते, मेरे अंदर एक ऐसे मटेरियल्स लगे होते मेरे स्किन के अंदर जो ग्लो करते हैं नेचुरली, कुदरती, तो डेफिनेटली मैं क्या बोलता कि मेरी खुद की लाइट है, लेकिन मेरी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपका फर्क दोनों में जो क्या फर्क है समझ में आ गया होगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट्स देयर ओन लाइट, खुद की लाइट जो इमिट करते हैं, जिसका एग्जांपल्स आपका क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन। सूरज की खुद की रोशनी होती है, सूरज की खुद की रोशनी होती है। बात समझ में आ रही है? स्टार्स खुद की रोशनी होती है, स्टार्स की भी खुद की रोशनी होती है। बहुत एग्जांपल्स हैं, आपके सब समझ में आ जाएगा। ये बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, इस सब की खुद की रोशनी, तो इनको हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बेटा वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जिसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट मैं खड़ा हुआ हूं तला सर, ह्यूमन बीइंग। मून हो गया आपका, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून लाइट लेता है किससे? सूरज से। सूरज की लाइट मून पे फॉल करती है, वो फॉल करने के बाद लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मेरे आईज में एंटर करती है। उस सब मैकेनिज्म आपको मैं बताऊंगा, कैसे आपको इमेज दिखती है आपकी आईज के अंदर, कैसे बनती है, क्या फिनोमेना होता है, कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, क्या लॉज होते हैं, सब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस क्या है? दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच टेक्स लाइट्स और व्हिच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, मून हो गया आपका, पेन, पेंसिल, इरेजर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चलो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर आज की क्लास का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो अमूमन जो होते हैं बेटा हमारे पास दो लॉज होते हैं, दो ही लॉज है। और बेटा एक चीज आपको बता दूं, ये जो लॉज है बेटा ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे स्टार्टिंग में ये बताता हूं, ऑलवेज वैलिड टू एनी काइंड ऑफ कंडीशन। क्या है इसमें वो देख लो, एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा भी हो, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा भी हो, प्लेन हो, रफ हो, रफ मतलब जिगजैग हो या उबड़ खाबड़ सा, या फिर कर्व हो, या कोई भी अनदर टाइप का हो, कोई भी अनदर टाइप का हो। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होंगे? वैलिड होंगे, ऑलवेज वैलिड होंगे, ऑलवेज वैलिड टू एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एमसीक्यू के अंदर बनता ही बनता है, बता रहा हूं। ये भी आपका क्वेश्चन आउट है, ये क्वेश्चन भी आपका आउट है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका बोर्ड के अंदर एमसीक्यू के अंदर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा ऑलवेज वैलिड होता है हर तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ठीक है ना। तो अब ये दो लॉज जो बेटा आपको वो आपको बता दूं कि जो आप दो लॉज पढ़ोगे वो कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। चलो सबसे पहले बेटा आपको मैंने अभी जो डायग्राम बनाना सिखाया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, देखो वो 2 डायमेंशनल व्यू इस तरीके से होता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी आपने, उसमें आप इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आप क्या शो कर रहा है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहाँ पे पॉलिश है। ये पार्ट क्या कहलाएगा बेटा आपका ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये पार्ट कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, और ये बेटा क्या है? पॉलिश पार्ट है। दिस इज योर पॉलिश पार्ट, ठीक है। अब देखो लाइट इस तरीके से फॉल करेगी,
इसको मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये फोटोन पार्टिकल्स आपके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। तो ऐसे इससे बनने वाली जो लाइट होगी वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी, जिसको IR से हमने डिनोट कर दिया। फिर मैंने आपको ये बताया था, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी क्या बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल क्या होती है कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे एज वेल एज वो परपेंडिकुलर हो इस पर्टिकुलर पॉलिश सरफेस के, यानी कि जो आपकी नॉर्मल लाइन है बेटा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे एज वेल एज इस पर्टिकुलर पॉलिश सरफेस के वो 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आपका ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक आपको एंगल देखने को मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कोई, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज, जो एंगल मिल रहा है ये किसके बीच में है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको सिर्फ आई लिख लो या एंगल आई बना दो, कोई मसला नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो बड़ा एंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम कहलाते हैं एंगल। इस एंगल को बोलते हैं बेटा ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल, इसको ग्लैंसिंग एंगल बोला जाता है, जिसको जी से डिनोट कर दो, कोई मसला नहीं है, जी से डिनोट करो, दोनों बराबर होते हैं आपस में, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। अब लॉज क्या है वो आपको बता दूं कि देखो पहला जो लॉ है बेटा वो क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि तुम्हारी जो इंसिडेंट रे है, तुम्हारी जो नॉर्मल, तुम्हारी जो इंसिडेंट रे है, तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड रे है और तुम्हारा जो नॉर्मल है, ये सब एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर लाई करेगा। ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है यहां पर और रिफ्लेक्ट यहां से हो रही है, रिफ्लेक्ट यहां से हो रही है, तो यहां पे लॉज वैलिड नहीं होंगे, यहां लॉज वैलिड नहीं होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करने चाहिए। तो पहला जो आपका जो लॉ है वो ये है, मैं बोल दे रहा हूं आपको, जो बच्चा चाहे लिखना वो लिख सकता है, वरना अमूमन जो प्रीमियम क्लासेस में हम उसको पूरा करवाएंगे अच्छे तरीके से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम प्लेन, एंड एट द सेम प्लेन। अब जाहिर है बेटा ये मैंने वन डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करा है, ये 2D में ऐसा होगा, इस तरीके का, इस तरीके का एक प्लेन होगा, इस तरीके का प्लेन होगा। ये जितना भी फिनोमेना जो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो भी है इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर लाई कर रही है, इस पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइट यहां फॉल कर रही है, एक दूसरा प्लेन यहां रखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक ही सिंगल प्लेन पर हो रहा है मामला। तो याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है मेरे बच्चों, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री होगा। इसको याद रखना, ये ऑलवेज वैलिड होंगे, ये चीज ऑलवेज वैलिड है। आपका कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे आपका प्लेन हो, चाहे आपका कर्व सरफेस हो, चाहे आपका कर्व सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, जिस तरीके से बेटा मैंने वादा किया था स्टार्टिंग में बेटा कि टॉपिक टू बी कवर्ड या टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैंने पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा कंप्लीट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। आपसे एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर देखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो बेटा आप बिना सोचे समझे आपको बता रहा हूं, आप डिजी क्लास का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर, आप इसको सर्च करिए डिजी क्लासेस। डिजी क्लासेस को आप जब सर्च करोगे तो आपको एक आइकन मिलेगा, जो स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग वाली स्लाइड में यहां पे जो एक आइकन लगा था उस तरीके का आपको एक आइकन मिलेगा बेटा, उसमें आपको हम पूरा कंप्लीट कोर्स देंगे, लाइव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हाँ, लेकिन 24/7 वो लाइव रिकॉर्ड में आपके सेव रहेंगे जब तक आपका प्रीमियम रहेगा, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। बेटा सिर्फ 3,000 रुपए हम फीस ले रहे हैं, ओनली 3,000, जिसमें आपको लाइव लेक्चर देखने को मिलेंगे और ये लाइव आपके रिकॉर्डेड बन जाएंगे। उसके बाद बेटा आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, आपको एक बहुत ही प्रॉपर पीडीएफ वाले नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे डेली, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डीपीक्यू। आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम टॉपिक कवर्स हमने करे हुए उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको तुरंत बेटा
क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज भी दो तरीके की होंगी बेटा। टेस्ट सीरीज एक तो वीकली होगी, एक वीकली होगी, वीक वाइज होगी, ठीक है। एक बेटा आपकी होगी मंथली वाइज, इसमें आपका बहुत ज्यादा सिलेबस आएगा। इसमें वो टॉपिक्स आएंगे जो हम आपको बताएंगे। मंथली में आपका जो प्रीवियस से जितना कवर हो चुका होगा आपका। और बेटा एक आपका सरप्राइज टेस्ट होगा जो हम कभी भी ले सकते हैं। सरप्राइज टेस्ट लेंगे, आपके पेरेंट्स इंटरेक्शन होगा, आपकी परफॉर्मेंस बताई जाएगी आपके पेरेंट्स को। वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया पता लगा बच्चा डीजी क्लास कर रहा है, क्लासेस नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, रीजन क्या है हम टीचर पेरेंट्स को बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और भी कुछ चीजें बेटा जो चीजें दिमाग में मेरा आ नहीं रही है, लेकिन ये जो मोटी मोटी चीजें हैं बेटा आपको मिलेंगी। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको डिस्कस करके बताएंगे। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए बेटा कोई सीबीएसई का एंट्रेंस की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड की बहुत इजी तैयारी होती है, बहुत आसान होती है। आपको बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू, बेटा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज इस पर्टिकुलर 3000 में मिलेगा। और बेटा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हम टारगेट बना के चल रहे हैं नवंबर तक का, जो कि लास्ट ईयर में हमने नवंबर तक फिनिश करा दिया था। आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, जो भी अच्छा खासा टाइम बचेगा, 2-3 महीने जो बचेंगे आपके, उसमें बेटा आपका रिवीजन बैच स्टार्ट किया जाएगा। उसकी आपको एक्स्ट्रा फीस कुछ नहीं देनी होगी। आपको जो आपने 3000 रुपए स्टार्टिंग में दिए हैं, इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, 3000 रुपए जो आपने दिए आपको, उसमें आपको जो रिवीजन बैच होगा वो भी ये भी मिलेगा। इसमें ये भी इंक्लूडेड है, रिवीजन बैच भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो बेटा आपको बेटा कोई भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे रिजल्ट्स देखें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, एएमई बोर्ड की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, जेएमआई की बात करें, हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग रहे हैं। आप लोग प्रीवियस जो हमारे पैम्पलेट्स हैं उन पर जाके देख सकते हैं। और एएमयू के अंदर खासतौर आपको बताऊं, एएमयू के अंदर की किस तरीके का पैटर्न का पेपर आता है। एएमयू बोर्ड अलग होता है ना, उसमें किस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। डीजे क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आप जाके देख सकते हो। और बहुत आपको डेली मतलब वीकली आपको अपडेट्स मिलेंगे, चीजें डेली नहीं वीकली आपको क्या नोटिस आया, किस तरीके की मतलब चेंजेस हो सकते हैं, सीबीएसई ने क्या नोटिस निकालना है आपको, तो हर चीज हम आपको अपडेट रखेंगे। लाइव का मतलब ही बेटा ये होता है, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, सीबीएसई बोर्ड का किस तरीके से नोटिस क्या आ रहा है, उस पर नजर हम लोग की रहती है और आप तक हम पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस। और आप अपना कोई सजेशंस देना चाह रहे हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या कोई भी चीज आप बोलना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क। डिजी क्लासेस के टीचर्स बहुत फ्रेंडली आपको नजर आएंगे। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, आपका जो भी डाउट होगा, जेन्युइन डाउट होगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि पार्ट 2 होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, मॉडरेट भी, इजी भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं बेटा, और बाकी सब भूल जाएं।